नमस्कार दोस्तों, मैं नरेन, आपका दोस्त और आपका होस्ट। आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग टेराफॉर्म इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ये इंटरव्यू मैंने दिया है। मैं यहाँ पे कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन हम जो कंपनी ने जो फ्लो मेरे से पूछा था उसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और मैं ये भी करके बताऊंगा कि इस फ्लो को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इंग्लिश में if you prefer to watch the video the same flow in English, I have already uploaded and I will share the link in the description. लेकिन ये वाला वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगा, तो उनके लिए जो मेरे नए दोस्त जो DevOps के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हिंदी में मैं बना रहा हूँ, तो अच्छे से इस वीडियो को समझ सकें और उस पर काम कर सकते और अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिख रखा होगा। ये पूरा का पूरा फ्लो हम इस वीडियो में बनाएंगे। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या थी और कैसे हम इस रिक्वायरमेंट को एक फ्लो डायग्राम में एंड टू एंड ऑटोमेशन में कन्वर्ट करेंगे बीइंग ए डेवऑप्स इंजीनियर। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट की तरफ चलने के लिए मेरे को ओपन करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट पेज। ये है टास्क डेफिनेशन। यहाँ पे कंपनी चाहती है या इंटरव्यूअर चाहता है कि मैं एक एनजीनेक्स एप्लीकेशन जो कि एक कंटेनर एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करना है AWS का एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड यूज करके एंड CI/CD यूज करके। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एन ऑटोमेटेड DevOps वर्कफ्लो टू डिप्लॉय एन nginx कंटेनर एप्लीकेशन ऑन AWS इंफ्रास्ट्रक्चर विथ हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। अब कंपनी ने हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी मेंशन किया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपको अपने फ्लो में AWS ऑटो स्केलिंग का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी ऑटो स्केलिंग के द्वारा ही AWS में सेटअप की जाती है। अब रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। कंपनी ने रिक्वायरमेंट दे रखा है कि वो AWS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना चाहते हैं यूजिंग टेराफॉर्म। तो हमें इस रेसिपी को या इस रिक्वायरमेंट को बनाने के लिए EC2 इंस्टेंस चाहिएगा, जिसमें हम अपना nginx कंटेनर डिप्लॉय करेंगे। हमें एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की ज़रूरत होगी, वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे। और ऑटो स्केलिंग ग्रुप की हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर हाई अवेलेबिलिटी एंड हाई स्केलेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, जो EC2 इंस्टेंस है उसको मैन्युअली क्रिएट ना करके हम ये सुनिश्चित करेंगे कि EC2 इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के द्वारा हमारा क्रिएट किया जाए। ठीक है। अब CI/CD पाइपलाइन है, उन्होंने एक क्लियर नहीं भेजा है कि अगर आप देखो, कुछ डेवऑप्स इंजीनियर जेंकिंग पाइपलाइन में अच्छे होते हैं, कुछ गिटहब एक्शन में अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे इंटरव्यू ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि इफ यू नो जेंकिंग पाइपलाइन, गो फॉर द जेंकिंग पाइपलाइन। इफ यू नो गिटहब एक्शन, गो फॉर द गिटहब एक्शन। इंटरव्यूअर आपको स्पेसिफिकली नहीं पॉइंट कर रहा है कि जेंकिंग पे ही जाना है या गिटहब पे, लेकिन हम सिंस उसने मेंशन नहीं किया, दोनों मेंशन किया, तो हम क्या करेंगे, हम गिटहब एक्शन पे जाएंगे। क्योंकि जेंकिंग में अगर जेंकिंग पाइपलाइन बनाओगे तो उसके लिए आपको एक जेंकिंग सर्वर डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, जेंकिंग सर्वर डिप्लॉय करोगे उसके लिए एक आपको वर्कर नोड भी अलाइन करना पड़ेगा। बट गिटहब एक्शन में ऐसा हमें प्रोविजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिटहब एक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक रनर प्रोवाइड करता है। जो रनर का काम क्या होता है कि आपने जो पाइपलाइन बनाई है उसको वो रन कर देगा। ठीक है, तो गिटहब एक्शन ये वाला जो जेंकिंग कॉन्फ़िगरेशन या जो वर्कर नोड है वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है गिटहब एक्शन। ठीक है, तो हम गिटहब एक्शन ही प्रीफर करेंगे फॉर इजी टू यूज़। बट अगर आप जेंकिंग में फेमिलियर हो तो यू कैन ऑल्सो यूज़ द जेंकिंग। ठीक है, देयर इज़ नो क्लियर रिक्वायरमेंट हियर। अब क्या करना है उसमें, बिल्ड एंड डिप्लॉय nginx कंटेनर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली। ओके, सो बिल्डिंग
तो आता नहीं, क्योंकि हम पब्लिक जो nginx की इमेज है वही हम डाउनलोड करेंगे, लेकिन हम हमारी CI/CD बिल्ड करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड टेराफॉर्म एग्जीक्यूशन इनटू द पाइपलाइन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग। सो जितने भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करेंगे लाइक EC2, एप्लीकेशन लोड बैलेंस और ऑटो स्केलिंग, उसके लिए हमें टेराफॉर्म यूज़ करना है, और हम हमारी गिटहब एक्शन में उस टेराफॉर्म का यूज़ करेंगे। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या, एंश्योर पाइपलाइन सपोर्ट डेवलपमेंट स्केलिंग एंड अपडेट सीमलेसली। That's perfectly fine. It's just like making you confused, but in the third requirement, we do not need to do anything. Okay. Now, on the third point is saying security and secret management. Like store sensitive credential like AWS access key and other secrets securely in AWS Secret Manager, and configure the pipeline to retrieve the secret securely at the runtime. ये बहुत ही एक अच्छी है कि देखो, जब हम टेराफॉर्म सेटअप करेंगे अपनी गिटहब एक्शन में, तो हमें AWS एक्सेस की और AWS सीक्रेट की, दो की ज़रूरत होगी टेराफॉर्म कमांड को रन करने के लिए। नाउ अब यहाँ पे इंटरव्यूअर ने मिस्टेक की है, या फिर वो चाहता है कि आप इस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप रन करोगे अपनी गिटहब एक्शन रन करोगे, तो जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, जो आपके क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपने की वैल्यू फॉर्म में सीक्रेट मैनेजर में स्टोर की है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको AWS की कमांड रन करनी पड़ेगी। अब AWS की कमांड तभी काम करेगी जब आपने AWS एक्सेस की और सीक्रेट की कॉन्फ़िगर ऑलरेडी कर रखी हो, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि यही एक्सेस की हमें सीक्रेट मैनेजर से लेनी है, तो लेकिन सीक्रेट मैनेजर से हम ले नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि AWS कमांड अपनी काम नहीं करेगी बिना कॉन्फ़िगरेशन के, बिना दिस टू की के। तो यही एक डिस्कशन पॉइंट इंटरव्यू ने रखा होगा कि बाद में जब आप कंप्लीट करके दोगे ये स्क्रिप्ट, तो वो इस पे डिस्कशन करेगा कि आपने कैसे AWS सीक्रेट मैनेजर से क्रेडेंशियल रिट्राइव किए, जबकि आपको AWS कमांड रन करनी है। ये एक बड़ा अच्छा डिस्कशन पॉइंट आपका, अगर ऐसा इंटरव्यूअर पूछता है तो हो सकता है। अब मैं इसमें अपन जब सिनेरियो कवर करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोगों को ये कवर करनी है, ठीक है। ओके, सो ये हो गई अपनी रिक्वायरमेंट। तो अब हम चलते हैं PPT की तरफ और समझते हैं ये पूरा फ्लो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो चलते हैं PPT की, ये हमारी PPT आ गई। यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो आप गिटहब एक्शन बनाओगे वो ट्रिगर कब होगी, ये पूरा का पूरा एक्शन कब ट्रिगर होगा। मान लीजिए कुछ डेवलपर एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, सपोज nginx एप्लीकेशन है जो डेवलपर उस पर काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद में वो पूरी एप्लीकेशन वो डिप्लॉय करना चाहते हैं AWS पे, ताकि डिप्लॉय होने के बाद में वो QA टीम को हैंड ओवर कर सके, ठीक है, या टेस्टिंग टीम को हैंड ओवर कर सके टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या एक्शन आएगा कि हमारी टीम में जो डेवलपर हैं वो अपने कोड को कमिट करेंगे गिटहब में, ठीक है। जैसे ही कोड कमिट गिटहब में जाता है, तो गिटहब एक्शन ट्रिगर करेगा। गिटहब एक्शन ट्रिगर करने में, गिटहब एक्शन में हमारे पाइपलाइन होगी जो कि टेराफॉर्म को सेटअप करेगी, यानी आई मीन वी वांट टू, जब जो पाइपलाइन है उसमें हमने सीक्रेट कॉन्फ़िगरेशन, जो सीक्रेट क्रेडेंशियल है उसका कॉन्फ़िगरेशन किया है, फिर हम टेराफॉर्म इंस्टॉल करेंगे, फिर हम टेराफॉर्म कमांड्स को रन करेंगे, और टेराफॉर्म रन हो जाएगा तो वो रिसोर्स हम AWS में प्रोविज़न करेंगे। प्रोविज़न होने के बाद में हम अपना जो एप्लीकेशन है या nginx एप्लीकेशन, उसको हम डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमारा एक्शन है। अब ये आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि नरेंद्र, हम तो पब्लिक nginx की इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कब उस इमेज को पब्लिक करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो भी डेवऑप्स इंटरव्यू की तरफ, डेवऑप इंटरव्यू ही नाम दे रखा, उसमें आप समझ सकते हो कि कैसे हम AWS ECR सर्विस यूज़ करके
अपनी जो भी डेवलपमेंट डोकर इमेज है उसको पब्लिश कर सकते हैं और वहाँ से उसको रिट्राइव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने वो पार्ट एक्सक्लूड कर रखा है क्योंकि रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट। ठीक है, जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट पूछी है वो डिफरेंट है, वो चाहते हैं कि हम एनजीएक्स की पब्लिक इमेज यूज़ करें, इसलिए हमने यूज़ किया। अदरवाइज ऐसा जनरल फ्लो होता नहीं है। जनरली डेवलपर क्या करते हैं, डेवलपर कोड बिल्ड करते हैं, उस कोड को हमें बिल्ड करना रहता है, बिल्ड करके हमें एक डोकर इमेज क्रिएट करनी रहती है। उस इमेज को हम इधर प्राइवेट रजिस्ट्री में कम डालेंगे या फिर पब्लिक रजिस्ट्री में डालेंगे। फिर जब हमारा पाइपलाइन कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो पाइपलाइन कोड वहाँ से अपना जो पब्लिक या प्राइवेट रिपोजिटरी है डोकर इमेज की, वहाँ से उस इमेज को फेच करेगा और वहाँ से हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही CI/CD पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगी, एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी, यूजर को नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाएगा। आप नोटिफिकेशन पाइपलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं और वाया अदर चैनल भी आप नोटिफिकेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि गिटहब एक्शन में जो हम टेराफॉर्म यूज़ करेंगे उसमें क्या क्या रिसोर्सेज हम अलोकेट करेंगे। तो रिसोर्स में आ जाएगा एक सीक्रेट मैनेजर, जिसमें हम सीक्रेट क्रेडेंशियल डालेंगे। हालांकि ये रिक्वायरमेंट सही नहीं है मेरे हिसाब से, बट इंटरव्यूअर ने पूछा है तो हम डालेंगे उसमें। ठीक है, और कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको जब पाइपलाइन का जब हम कोड में जाएंगे डेमो में तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं। हालांकि जहाँ तक मेरा अनुभव है या मेरा एक्सपीरियंस है डेवऑप्स का, तो ये रिक्वायरमेंट सिर्फ इसलिए डाली गई है ताकि इंटरव्यूअर आपसे डिस्कशन कर सके। अगर इंटरव्यूअर डिस्कशन नहीं करता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस पॉइंट को रेज करें। देखो, जब इंटरव्यू आप देते हो तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर ही आपको क्वेश्चन करता होगा, नहीं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इंटरव्यू के पास से क्या क्वेश्चन पूछवाना है। ठीक है, ये आपकी एबिलिटी है। तो अगर वो नहीं बात करता तो आप इस पॉइंट को रेज करें कि सर देखिए, यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट मेरे को थोड़ी अजीब लगी है और ये रिक्वायरमेंट ऐसी होनी नहीं चाहिए और उसके पीछे रीज़न ये है। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर 3 टाइप के होते हैं और यहाँ पे हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बिकॉज हमें एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। फिर आते हैं हम ASG ऑटो स्केलिंग ग्रुप होता है। इस ग्रुप को डिफाइन करने के बाद में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप ही EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करे। ठीक है, सो ये मोटा मोटा फ्लो हमारा हो गया है। इस फ्लो को हम एग्जीक्यूट करेंगे कहाँ पे, अपनी गिटहब एक्शन में। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में ये मेरा फोल्डर हो गया जहाँ पे मैं DevOps प्रोजेक्ट एक्सरसाइज नाम करके फोल्डर बना रखा है। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे हम टाइप करेंगे कोड डॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है विजुअल स्टूडियो ओपन करने के लिए फॉर द करंट डायरेक्टरी। तो यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया एंड करंट डायरेक्टरी हो गई मेरी है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक गिटहब पाइपलाइन, गिटहब वर्क फ्लो बना के रखा है और मैंने ये टेराफॉर्म कोड भी बना के रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे टेराफॉर्म कोड को अंडरस्टैंड करेंगे कि टेराफॉर्म कोड में हमारे पास क्या है। ठीक है, तो हमारे पास एक main.tf फाइल है और दूसरा हमारे पास provider.tf फाइल है। provider.tf फाइल सिंपल मैंने बनाई है, मैंने बैकएंड नहीं यूज़ किया है। बैकएंड अगर आप नहीं यूज़ करते हो, जनरली यहाँ पे डिफाइन करना होता है बैकएंड। अगर ये बैकएंड आप S3 बनाते हो तो आपका जो टेराफॉर्म स्टेट फाइल है, टेराफॉर्म TF स्टेट फाइल है, वो S3 पे जनरेट होगा। अगर आपने यहाँ पे बैकएंड नहीं डाला है तो S3 फाइल जो है वो, आई मीन नॉट S3 बट टेराफॉर्म TF स्टेट फाइल जो है वो लोकली जनरेट होगी, मीनिंग इस डायरेक्टरी में आपको टेराफॉर्म TF फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो और इंटरव्यू ने स्पेसिफिकली अब बोला भी नहीं है कि आपको S3 यूज़ करना है या लोकल स्टेट फाइल को कहाँ स्टोर करना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोकल ही कंसीडर करेंगे कि लोकल ही हमें
TF स्टेट को स्टोर करना है। लेकिन इसमें इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने टेराफॉर्म स्टेट फाइल को क्लाउड पे क्यों नहीं स्टोर किया। तब आपको रीज़न बताना होगा, क्योंकि देखो इसका भी अंडरस्टैंडिंग आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि TF स्टेट फाइल है क्या और हमें क्यों क्लाउड पे डालना चाहिए, ठीक है। अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो मैंने एक टेराफॉर्म की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, आप उसको रिफ़र कर सकते हो और कमेंट में बता भी सकते हो कि क्या उसमें मिसिंग है, क्या आप और कुछ चीज़ें उसमें चाहते हो तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। वो प्लेलिस्ट कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में है, अगर आप उसका हिंदी वर्जन भी चाहते हो तो कमेंट में सजेस्ट करें, मैं उसके हिसाब से आपको हिंदी वर्जन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं कि हमने एक टेराफॉर्म ब्लॉक बनाया, उसमें रिक्वायर्ड प्रोवाइडर ये हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हम AWS में अपने रिसोर्स प्रोविज़न करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रोवाइडर ले लिया और उसका वर्जन भी जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास आ गया एक प्रोवाइडर AWS रीजन करके, ठीक है। ये हमने प्रोवाइडर AWS दे दिया, रीजन हमने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया, दैट्स इट, प्रोवाइडर का काम हो गया। अब हम चलते हैं main.tf में। अब main.tf में पहले तो सबको ना मैं सब ब्लॉक को बंद कर देता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी ब्लॉक के बारे में, ठीक है। ये इजीएस्ट वे मैं समझता हूँ कि है ऐसा, ठीक है। अब देखो जब हम टेराफॉर्म फाइल बनाएंगे, ठीक है, जब हम टेराफॉर्म main.tf फाइल लिखेंगे तो हमें जनरली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें मोटा मोटी 3 रिक्वायरमेंट दी है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है, फिर हमारे पास है ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो कि हमारे EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेगा। अब जब EC2 इंस्टेंस लॉन्च होना है तो आपको ये सुनिश्चित करना कि VPC भी चाहिएगा, हमें एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी चाहिए जिसके अंदर हम VPC और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को डालेंगे, ठीक है। और हमें उस VPC में सबनेट भी चाहिएगा क्योंकि जब आप EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करते हो तो किसी इंडिविजुअल सबनेट में ही वो जाएगा, तो आपको उस हिसाब से सबनेट भी पहले से लेना पड़ेगा। अब रिक्वायरमेंट में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि आपको नया VPC या नए सबनेट क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, जो डिफ़ॉल्ट AWS के साथ में क्या होता है ना कि जो भी रीजन में आप काम करते हो उसमें एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क AWS क्रिएट करके रखता है, उसका नाम डिफ़ॉल्ट जनरली अपन रखते हैं, ठीक है। अब जब EC2 इंस्टेंस आप डिप्लॉय करोगे तो आपको एक AMI भी चाहिए, तो यहाँ हमने क्या किया कि हमें VPC चाहिएगा, हमें सबनेट चाहिएगा, हमें AMI चाहिएगा, तो हमने डेटा ब्लॉक का यूज़ किया है। डेटा ब्लॉक क्या करता है, जनरली रिसोर्स जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है या एक्सटर्नल रिसोर्स है जो हमने नहीं क्रिएट किए, ऑलरेडी क्रिएट है या आपने क्रिएट की हो किसी मॉड्यूल के द्वारा, लेकिन वो इस स्क्रिप्ट द्वारा नहीं हो रहे हैं, वो किसी पहले से क्रिएट है या किसी दूसरी स्क्रिप्ट के द्वारा क्रिएट किए गए हों, ठीक है। मोटा मोटी आप ये समझो कि एग्जिस्टिंग रिसोर्स को अगर आपको फेच करना है तो डेटा ब्लॉक इज़ द बेस्ट, ओके। सो हमने डेटा ब्लॉक यूज़ किया, वहाँ पे हमने कहा कि मेरे को AWS VPC चाहिए और मेरे को डिफ़ॉल्ट वाला चाहिए, तो मैंने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ट्रू कर दिया, यानी कि यहाँ पे इस ब्लॉक में अब आपको VPC ID मिल गई। अब उस VPC ID को मैं फिल्टर करके सबनेट ले लूँगा, ठीक है। मैं बोलूँगा मेरे को AWS सबनेट चाहिए और ये मेरी VPC है, इस VPC में जो भी सबनेट है, ठीक है, इस VPC ID में जो भी सबनेट है वो सबनेट इससे मैं फेच कर लूँगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक उबंटू AMI जो कि बेस AMI है, ठीक है, उबंटू AMI को मैं फिल्टर करके यहाँ पे एक AMI ID जनरेट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे को सबसे रिसेंट वाली उबंटू इमेज चाहिए, फिल्टर मैं करूँगा कि उबंटू इमेज का नेम ये हो और पीछे कुछ भी हो, ऐसी मेरे को एक इमेज चाहिए। दूसरा फिल्टर मैंने लगाया, ओके इमेज तो मेरे को चाहिए लेकिन उसका वर्चुअलाइजेशन टाइप भी HVM होना चाहिए, ओनर उसका ये है, ठीक है, ये ओनर है, तो ये मेरे को उसकी एक इमेज ID दे देगा। अब इमेज ID देने के बाद में अब आते हैं ये की पेयर के बारे में, ठीक है। देखो की पेयर कंप्लीटली ऑप्शनल है यहाँ पे, क्योंकि की पेयर की ज़रूरत कब होती है, जब आप इंस्टेंस को मान लो कि आप इंस्टेंस को कनेक्ट करना चाह रहे हो,
ठीक है। EC2 इंस्टेंस को अगर आप कनेक्ट करोगे वाया SSH तो आपको एक की चाहिएगी। बिना की के आप EC2 इंस्टेंस एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने बोला है कि ये ऑप्शनल है। और क्यों ऑप्शनल है? क्योंकि जब हम ये स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं तो ये भी हो सकता है कि ये स्क्रिप्ट एक्सपेक्टेड तरीके से काम नहीं करे, जैसा हम चाह रहे हो वैसे काम नहीं करे। मान लो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च हो गए, प्रोविजन हो गए, ठीक है, लेकिन कंटेनर डिप्लॉय नहीं हुआ, तो आपको डिबग करने के लिए उस मशीन में लॉगिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ये की पेयर जनरेट किया है। बाद में इस की को हम जब EC2 इंस्टेंस का टेम्पलेट बनाएंगे कि इस टेम्पलेट पे हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो, उसमें हम उस की का नाम डालेंगे तो वो की अटैच हो जाएगी। बाद में इस की को यूज़ करके, लोकल की को यूज़ करके आप उस मशीन से कनेक्ट कर सकते हो। ये कम्प्लीटली ऑप्शन है, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्योंकि इन केस अगर आप मान लो, ये इंटरव्यूअर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने जो इंस्टेंस डिप्लॉय किया, मान लो कि ये स्क्रिप्ट काम नहीं कर, कैसे डिप्लॉय करोगे, क्या प्रॉब्लम है, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ देयर इज अ प्रॉब्लम डिप्लॉइंग द कंटेनर और समथिंग हैपन आफ्टर लॉन्चिंग द EC2 इंस्टेंस। तो आपको इसके बारे में डिस्कस की कि हमें की बनाने की इसलिए बनाई है जो कि रिक्वायरमेंट में नहीं है, लेकिन हमने बनाई टू कनेक्ट द EC2 इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्स हम यूज़ करेंगे TLS प्राइवेट की। ये हमें दो ऑप्शन देने हैं यहाँ पे। ये मेक श्योर करेगी कि प्राइवेट की AWS में ऐसा रिसोर्स क्रिएट हो जाए। अब हम यहाँ पे की नेम देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे कि ये जो की में जो स्ट्रिंग्स आती है वो स्ट्रिंग यहाँ से हम जनरेट कर लेंगे, और ये AWS की पेयर हमें एक की इस नाम की क्रिएट करके दे देगा, और ये कंटेंट हमारे पास ये आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो कंटेंट जनरेट करेगा, एक पब्लिक ओपन एसएस, एक प्राइवेट ओपन एसएस, प्राइवेट की जो कि हम पेम भी बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक हम यहाँ पे AWS में स्टोर करेंगे, प्राइवेट जो है हम डाउनलोड करेंगे लोकल। यहाँ जैसे लोकल की आपके पास यहाँ आ जाएगी, आप उसके बाद में इसकी का यूज़ कर सकते हो। तो लोकल फाइल एक रिसोर्स है जो कि फाइल क्रिएट करेगा लोकली, ठीक है। यहाँ पे क्या कंटेंट हम देने वाले हैं फाइल का, तो हम कंटेंट यहाँ से ले आएंगे कि हमारी जो की अंडरस्कोर RS नाम का जो हमने रिसोर्स डाला है उसमें से प्राइवेट की अंडरस्कोर पेम जो है वो कंटेंट हमारा होना चाहिए, और फाइल नेम दे देंगे हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और ये फाइल नेम, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं, देखो जब हम EC2 लॉन्च करेंगे, ठीक है, तो EC2 जैसे आप अगर AWS के फैमिली हो थोड़े बहुत, तो हम सबनेट में एक सबनेट में EC2 लॉन्च करेंगे, ठीक है। एक डेडिकेटेड सबनेट होगा, उस सबनेट में हमारे पास AWS सिक्योरिटी ग्रुप भी होगा। ये सिक्योरिटी ग्रुप क्या करेगा कि उसमें हम इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल का सेटअप करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ हम EC2 इंस्टेंस से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रिक्वायरमेंट में बोला गया है कि हमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की ज़रूरत है, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर मैनेज करेगा कि ट्रैफिक को कहाँ भेजना है। मान लो कि एज ए यूज़र आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है, कि आपको एप्लीकेशन एक्सेस करनी है, तो जैसे ही आप ब्राउज़र में ये रिक्वेस्ट डालोगे, ठीक है, ऑफकोर्स आपका DNS नेम होगा, उस DNS नेम को एक्सेस करोगे, आपकी रिक्वेस्ट सीधी जाएगी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पास। अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ये डिसाइड करेगा कि हमें ये रिक्वेस्ट कौन सी इंस्टेंस, कौन सा जो हेल्थी इंस्टेंस है उसके पास में भेजनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें करने पड़ेंगे यहाँ पे दो सिक्योरिटी ग्रुप, एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए, एक EC2 इंस्टेंस के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले लोड बैलेंसर का एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे। ऑफ कोर्स हम नाम दे देंगे VPC ID, ये हो जाएगा अपना, और उस VPC ID में मैं पोर्ट 80 को इनबाउंड एज ए इनबाउंड रूल सेटअप करता हूँ। इनग्रेस मीन्स इनबाउंड, इग्रेस मीन्स आउटबाउंड। इग्रेस ऑल ट्रैफिक, इनबाउंड एंड आउटबाउंड क्या होता है कि
बाहर से AWS की सर्विस कौन एक्सेस कर सकता है, तो हम कहेंगे जो भी DNS नेम के साथ में पोर्ट 80 पे आएगा तो उसको अलाउ करेंगे, बाकी को अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। एग्रेस क्या है कि आपके EC2 इंस्टेंस में से क्या बाहर जा रहा है, तो वो हो गया आउटबाउंड। तो हम ऑल ट्रैफिक उसमें अलाउ करेंगे। जब ऑल ट्रैफिक अलाउ करते हो तो -1 और फ्रॉम पोर्ट और टू पोर्ट में 0 आपको देना पड़ेगा। ये हो गया। अब जो EC2 इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें हम क्या करेंगे, उसको भी हम एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे जो कि हम नाम दे देंगे अपना EC2 सिक्योरिटी ग्रुप, एंड VPC ID दे देंगे। यहाँ पे ये ऑप्शनल है, अगर आपने की पेयर नहीं बनाया है तो SSH22 पोर्ट ओपन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने की पेयर जनरेट किया है। ऊपर अभी हमने की पेयर जनरेट किया, तो यहाँ पे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप EC2 को पोर्ट 22 से एक्सेस करो, यानी कि SSH उसमें कर सको। तो हमने एक इनग्रेस रूल बनाया कि भाई जिस भी यूज़र के पास में हमारी प्राइवेट की है वो पोर्ट 22 यूज़ करके इस इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकता है, आउटबाउंड ऑल। अब लेकिन हमने ये अभी स्पेसिफाई नहीं किया कि हमारा ALB कैसे एक्सेस करेगा EC2 इंस्टेंस को, हमें वो भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि ALB को तो हमने ALB का तो सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया, क्योंकि ओके चलो ठीक है पोर्ट 80 से कोई रिक्वेस्ट आएगी वो ALB में चली जाएगी, लेकिन ALB कैसे एक्सेस करेगा EC2 को, ALB को सेंड करना पड़ेगा ना रिक्वेस्ट EC2 को। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप रूल बनाया जो कि ALB टू EC2 जाएगा। अब ALB टू EC2 जाएगा, हमने टाइप दे दी इनग्रेस, पोर्ट 80 ही जाएगा और 2 में भी पोर्ट 80, प्रोटोकॉल TCP, सिक्योरिटी ग्रुप ID हमने ले ली है कि भाई ये जो मेरा ALB वाला जो सिक्योरिटी ग्रुप है, ये वाला जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसको मैंने एक्सेस दे दिया यहाँ पे उसकी ID लेके। ठीक है, तो उसमें मैंने ALB को डाल दिया। अब कौन सा हमें सबनेट भी चाहिएगा सिक्योरिटी ग्रुप में, हाँ नहीं कौन से किस में डालना है कि ये रूल किस में किस सिक्योरिटी ग्रुप में डालना है, तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी ग्रुप ID और हम EC2 सिक्योरिटी ग्रुप की ID इसमें डाल देंगे, तो ये रूल जो है इस EC2 इंस्टेंस के लिए कैपेबल होगा। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि तो यहाँ पे भी इनग्रेस डाल सकते थे, आप क्यों नहीं डाला। एक्चुअली यहाँ पे हम इनग्रेस नहीं डाल सकते क्योंकि साइडर ब्लॉग यहाँ पे रिक्वायर होता है और हमारे पास, हम यहाँ पे साइडर ब्लॉग नहीं डाल रहे, हम यहाँ डाल रहे हैं शॉर्ट सिक्योरिटी ग्रुप ID जो कि यहाँ वैलिड नहीं है। तो हमें एक एक्स्ट्रा रूल बनाना पड़ा जो कि इसमें अटैच कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्री कन्फिगरेशन मीनिंग्स लाइक वी आर कन्फिगर्ड something access and some retrieve some data and generating key। अब आते हैं हम लोड बैलेंसर जनरेट करें। देखो जब आप लोड बैलेंसर AWS में क्रिएट करोगे तो आपको 3 चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। एक तो लोड बैलेंसर खुद, ठीक है, दूसरा लोड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप, तीसरा लोड बैलेंसर लिसनर। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एज ए यूज़र तो ये रिक्वेस्ट पहले जाएगी लिसनर के पास में, ठीक है, या आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बोल दो, फिर वो लिसनर के पास जाएगी, लिसनर इसको भेजेगा टारगेट ग्रुप के अंदर। अब टारगेट ग्रुप, हालांकि हमने ASG भी कॉन्फ़िगर किया, तो टारगेट ग्रुप उस हिसाब से ASG को कम्युनिकेट करेगा कि भाई मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, देखो तुम्हारे पास इंस्टेंस है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद में ये रिक्वेस्ट फुलफिल करो, ऐसा एक मैसेज आएगा। ठीक है, अब देखते हैं लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने लोड बैलेंसर का नाम दे दिया जो कि APP एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, और इंटरनल फॉल्स दिया। लोड बैलेंसर टाइप हमने एप्लीकेशन रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ही होता है अगर आप नहीं स्पेसिफाई करोगे, लेकिन एप्लीकेशन के अलावा 2 टाइप्स लोड बैलेंसर की और होती हैं। कौन सी? नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड गेटवे लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर TCP UDP इन सब में काम आता है, और गेटवे लोड बैलेंसर जो होता है आपका फायरवॉल और इन सब में काम आता है।
लेकिन यहाँ हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ही बनाएंगे। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इज गुड इनफ। अब यहाँ पे हम एक सिक्योरिटी ग्रुप दे देंगे। सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा देंगे? जो हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप हमने जो ऊपर बनाया है उसकी आईडी हम दे देंगे। सबनेट यहाँ पे ले आएंगे, तो सबनेट कौन सा लाएंगे कि जो भी डिफ़ॉल्ट में अपना जो हमने सबनेट बनाया है डेटा सोर्स में एग्जिस्टिंग सबनेट रिट्राइव कर लेंगे, उसकी आईडी यहाँ पे सबनेट में दे देंगे। ठीक है, ये हो गया अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब चलते हैं टारगेट ग्रुप। अब हमें टारगेट ग्रुप भी बताना पड़ेगा कि टारगेट ग्रुप का एक तो नाम दे देंगे, फिर हम कौन से पोर्ट से हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, तो पोर्ट 80 दे दिया। प्रोटोकॉल क्या होगा? HTTP हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पोर्ट 80 है तो HTTP रिक्वेस्ट से सेंड करेंगे। VPC आईडी भी हमें बताना पड़ेगा कि इस VPC आईडी में, और हम हेल्थ चेक के लिए पैरामीटर डालेंगे। अगर हेल्दी इंस्टेंस है तो ही हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हेल्दी नहीं है उसको रिक्वेस्ट सेंड भी करेंगे तो वो अपने को रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा नहीं। अब बनाते हम AWS लोड बैलेंसर लिस्टनर। सो सबसे पहले हम लोड बैलेंसर का ARN ले आएंगे। जो भी आपने लोड बैलेंसर बनाया उसका ARN हमें देना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए हमने इस नाम का लोड बैलेंसर बनाया था, रिसोर्स बनाया था, उसमें ARN करके प्रॉपर्टी आएगी, वो आपको असाइन करना है। अब लिसनर कौन सा पोर्ट लिसन करेगा? 80 पोर्ट लिसन करेगा। अगर आपका HTTPS है तो 443 पोर्ट लिसन करेगा। लेकिन 443 के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो पूरा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब डिटेल में जाएंगे तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पोर्ट डाल दिया 8080, प्रोटोकॉल HTTP, डिफ़ॉल्ट एक्शन हमने फॉरवर्ड करने का काम किया कि जस्ट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दो। कहाँ फॉरवर्ड करना है? तो हमने टारगेट ग्रुप का ARN दे दिया कि तुम एक्सेप्ट करो और सीधा टारगेट ग्रुप को फॉरवर्ड कर दो। ये हमने टारगेट ग्रुप दे दिया, ठीक है। सॉरी। अब ये बना लिया हमने अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है। अब आते हैं ऑटो स्केलिंग में। अब देखो ऑटो स्केलिंग बनाएंगे तो 3 थिंग्स ऑटो स्केलिंग में, ठीक है, सॉरी टू रिसोर्स ऑटो स्केलिंग आपकी तरफ से लेगा। एक होगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमें बनाना पड़ेगा, दूसरा हमें लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि ऑटो स्केलिंग ये सुनिश्चित करेगा कि आपको कितने EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने हैं। अभी के लिए तो हम एक ही करेंगे, ठीक है, अपन छोटा एप्लीकेशन है। लेकिन मान लो कि आपका एप्लीकेशन ग्रो हो गया और कभी भी यूज़र नॉट अननेसेसरी बट यूज़र फ्लो कभी भी इंक्रीज हो सकता है, तो ऐसे में आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, ठीक है। तो क्रैश ना हो तो उससे हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाया कि अगर एक रेंज से ऊपर यूज़र एप्लीकेशन एक्सेस करे तो एक दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करो। उस दूसरे इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए हमें लॉन्च टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि AWS को नहीं पता है कि आपका क्या इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो। तो AWS को आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा लॉन्च टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के हिसाब से तुम EC2 इंस्टेंस लॉन्च करो, ठीक है। तो अब आते हैं, हमने ग्रुप का ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नेम दे दिया APPESG। डिज़ायर कैपेसिटी हमने दी है 1 की, एटलीस्ट 1 इंस्टेंस मेक श्योर करे कि एक इंस्टेंस तो रन हो ही हो एवरी टाइम। मैक्सिमम कितने तक जा सकते हैं? 2 तक। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड यूज़र फ्लो आता है एप्लीकेशन में तो ये मैक्सिमम 2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मिनिमम एक रहेगा ना। वो फिर हमें यहाँ पे VPC जोन आइडेंटिफायर जो कि सबनेट की आईडी होती है वो हमें याद रखना। देखो ये कन्फ्यूजन वाला पार्ट है। VPC जोन आइडेंटिफायर नाम पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है, तो इसमें सबनेट आईडी हमें देना है। लॉन्च टेम्पलेट की आईडी हमें देना है, और कौन सा लॉन्च टेम्पलेट? जो लेटेस्ट हो, ठीक है। तो $L कैपिटल याद रखना, ऐसी फॉर्मेट में आपको लेटेस्ट देना है। और ये रिसोर्स हमने नीचे बना रखा है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये लॉन्च टेम्पलेट हो गया। अब ये कहेगा कि भाई किससे मेरे को रिक्वेस्ट लेनी है, ठीक है। हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, बट ASG भी सुनिश्चित करेगा कि रिक्वेस्ट भेजेगा कौन। तो हम टारगेट ग्रुप का ARN देते हैं कि भाई इस टारगेट ग्रुप से तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आएगी, उसको तुम्हें हैंडल करना, ओके, ठीक है।
यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने टैग वैग डाल दिया है ताकि फिल्टरिंग इजी हो जाए। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहो तो डालो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको डालना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं लॉन्च टेम्पलेट के लिए। अब लॉन्च टेम्पलेट का हमने नाम दे दिया। अब देखो इमेज आईडी हमने पहले ही एक उबंटू इमेज आईडी डेटा रिसोर्स से फेच कर ली थी फिल्टर लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे उस इमेज आईडी को हम असाइन कर देंगे, तो ये होगी हमारी इंस्टेंस की इमेज आईडी। ठीक है, अब इंस्टेंस की इमेज आईडी होने के बाद में इंस्टेंस की टाइप भी देनी पड़ेगी कि इंस्टेंस कौन सी फैमिली से आप लॉन्च करोगे। तो मैंने यहाँ पे T2 माइक्रो उसकी टाइप दे दी। अब की नेम हो गया डेवऑप्स की। ठीक है, ये की मैंने असाइन की, ऑप्शनल है। हालांकि आपने अगर की नहीं जनरेट की है तो असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिना की के भी इंस्टेंस काम करेगा, क्योंकि हमें कनेक्ट नहीं करने देगा, लेकिन AWS के इंटरनल रिसोर्स कनेक्ट हो जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेटवर्क इंटरफेस में हमें हमारा सिक्योरिटी ग्रुप देना पड़ेगा। कौन सा? EC2 वाला, ALB का नहीं देना है। यहाँ पे हमने दो सिक्योरिटी ग्रुप की क्रिएट किए हैं, एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए, एक EC2 के लिए। तो क्योंकि हम यहाँ पे EC2 लॉन्च करें हैं तो EC2 का ही हमें सिक्योरिटी ग्रुप देना यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कि ये तो हो गया हमारा प्री डिफाइन टेम्पलेट, जो कि हमारा एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर देगा इस टेम्पलेट पे। लेकिन हमने तो उबंटू इमेज दे रखी है। ठीक है, तो जैसे ही आपका EC2 इंस्टेंस प्रोविजन हो जाए, हम बोल रहे हैं कि भाई जैसे ही आप प्रोविजन कर दो, उसके अंदर ये स्क्रिप्ट रन कर दो। ये स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हम डोकर इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि जब हम डोकर कंटेनर एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे तो हमें ही ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे EC2 टेम्पलेट के अंदर डोकर इंस्टॉलेशन के कोड हों, अगर हम बेस AMI यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डोकर इंस्टॉल किया। उबंटू यूज़र, जो कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र आता उबंटू, उसको हमने एक्सेस दे दी कि भाई डोकर एक्सेस कर ले। फिर हमने यहाँ पे डोकर का एक कंटेनर रन कर दिया। Nginx, जो Nginx इमेज है, ये कमांड क्या करेगी, पहले तो Nginx की लेटेस्ट इमेज पुल करेगी, उसके बाद में एक कंटेनर रन करेगी पोर्ट 8080 पे। बस यही हमें करना है। ठीक है, आउटपुट में हमने ALB का DNS नेम दे दिया। ठीक है, और कुछ नहीं किया। ये हो गया हमारा टेराफॉर्म फाइल फॉर द रिसोर्स क्रिएशन। अब चलते हैं हम हमारे गिटहब वर्कफ्लो पे, डिप्लॉयमेंट पे। तो अब गिटहब वर्कफ्लो के डिप्लॉयमेंट में आप देखो कि हमने एक पाइपलाइन YAML फॉर्मेट में लिखी है। ये हो गया हमारा नेम, वर्कफ्लो का नेम हो गया। यहाँ पे हमने किया है कि भाई जब भी यूज़र मास्टर ब्रांच में कमिट करे या चेंजेस पुश करे तो ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। ठीक है, अब मास्टर ब्रांच में ही क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे मास्टर ब्रांच दी है। अगर आपके पास दूसरी भी ब्रांच हो, जैसे मान लो कि देव ब्रांच हो, ठीक है, तो अगर ये देव में भी कोई कमिट होगा तब भी ये ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स कीप इट सिंपल, हम लोग यहाँ पे मास्टर ब्रांच ही रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम AWS की सीक्रेट की, जो कि ये हमारा कंफ्यूजन पॉइंट था रिक्वायरमेंट में, AWS की सीक्रेट पॉइंट की जो है, सीक्रेट एक्सेस की एंड सीक्रेट की, हम सीक्रेट्स, ये सीक्रेट्स जो है वो गिटहब सीक्रेट्स है, वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। क्यों एक्सेस कर रहे हैं? हमें तो बोला गया था AWS सीक्रेट मैनेजर से एक्सेस करना है, लेकिन यहाँ पे हम AWS सीक्रेट मैनेजर कमांड कैसे रन करेंगे? हमें उसके पहले मशीन तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। हाँ, तो हमने क्या किया है, उस रिक्वायरमेंट को अवॉइड करके हमने AWS सीक्रेट मैनेजर की जगह हमने गिटहब सीक्रेट मैनेजर क्रिएट किया। मैं बताऊंगा आपको कैसे क्रिएट करना है गिटहब सीक्रेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, गिटहब सीक्रेट मान लो कि अभी हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, चलो बता ही देता हूँ, पहले गिटहब भी चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये मेरी रिपोजिटरी है DevOps प्रोजेक्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे हमारा है सेटिंग। ठीक है, सेटिंग में आपको जाना है, यहाँ पे सीक्रेट एंड वेरिएबल्स करके एक ऑप्शन आता है, उसमें एक्शन चूज कर लेना है। उसमें आपको यहाँ से न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट कर लेना है, जैसे कि मैंने की है 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ईजी है और इजी टू एक्सेस है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने कोड की तरफ। तो यहाँ से हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप कर दिए हैं और हमने वैल्यू कहाँ से फेच की है, सीक्रेट, गिटहब सीक्रेट से।
अब चलते हैं हमारे बिल्ड की तरफ। तो हमने क्या करेंगे कि भाई प्रोविजन एंड डिप्लॉय कंटेनर एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे, हम बोलेंगे गिटहब को कि भाई गिटहब रनर के, जो भी रनर अवेलेबल है, जो भी असाइन किया है, उसके अंदर हमें एक नया कंटेनर चाहिए जो कि उबंटू लेटेस्ट EMI को डिप्लॉय करें, ठीक है। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया कि मेरे को एक नया कंटेनर चाहिए, उसमें उबंटू का जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो डिप्लॉय करो। उस कंटेनर में स्टेप्स में क्या क्या करूँगा कि मैं एक चेकआउट स्टेप एग्जीक्यूट करूँगा। देखो चेकआउट में क्या होता है ना, एक्शन एंड चेकआउट @v4, ठीक है। ये मैंने प्री डिफाइंड एक्शंस यूज़ किए हैं। AWS, नॉट AWS, गिटहब कम्युनिटी ने कुछ प्री डिफाइंड इनबिल्ट बोल सकते हैं, इनबिल्ट तो नहीं बट कम्युनिटी काम करे, जो भी ओपनली यूजेस लाइक जो फ्रिक्वेंटली यूज में जो एक्शंस आते हैं उसके पब्लिक एक्शन डिप्लॉय कर रखे हैं, जो कि आप मार्केट प्लेस पे इजीली फाइंड कर सकते हो। तो हमने एक्शन रिपोजिटरी में से चेकआउट करके, चेकआउट जो एक्शन है उसका V4 वर्जन हमने यूज किया। ये हेल्प करेगा इस रिपोजिटरी को चेकआउट करने के लिए इस कंटेनर में, ठीक है। अब चेकआउट होने के बाद में हमने तो उबंटू कंटेनर डिप्लॉय किया, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उसमें AWS CLI ऑलरेडी इंस्टॉल है या नहीं। अगर उसमें AWS CLI इंस्टॉल नहीं है तो हम उसको AWS CLI को इंस्टॉल करेंगे, और अगर है तो हम जो भी इंस्टॉल्ड वर्जन है उसको कंटिन्यू करेंगे। अब पार्ट आता है ये कॉन्फ़िगर AWS क्रेडेंशियल। देखो अगर हम यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल जो सीक्रेट फ्रॉम गिटहब से नहीं करते तो हम यहाँ पे कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने एक टेस्ट टास्क डाला है कि कैसे आप AWS सीक्रेट मैनेजर से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप AWS सीक्रेट मैनेजर से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि हम AWS जो ये कमांड है, ये कमांड तभी काम करेगी जब आपके पास AWS क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर होगा कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले से ही वो सीक्रेट में AWS की बना रखी है और वहाँ से मैंने कर ली। तो अब हम यहाँ तीसरा स्टेप क्या होगा कि हम कॉन्फ़िगर करेंगे AWS क्रेडेंशियल को, ठीक है। AWS क्रेडेंशियल में हम ये एक डायरेक्टरी बना लेंगे, उसमें एक फाइल बनाएंगे क्रेडेंशियल से, उसमें हमारी एक्सेस की एंड सीक्रेट की डालेंगे और ये एक्सेस की हो जाएगी, ये सीक्रेट की हो जाएगी। सिमिलर वे हम एक दूसरी फाइल बनाएंगे इसी लोकेशन पे कॉन्फ़िग नाम से, उसमें हम डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल सेट करेंगे। उस डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल में हमारा डिफ़ॉल्ट रीजन हो जाएगा और आउटपुट हो जाएगा जेसन, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल सी, बिकॉज इंटरव्यूअर ने मेंशन किया तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको हम ये बताएं कि हम कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये रिक्वायरमेंट हमारे फ्लो में काम आएगी कि नहीं आएगी वो 2 नंबर की बात है, लेकिन क्योंकि पूछा गया तो हमें ये बताना ज़रूरी होता है कि हम कैसे रिट्राइव करेंगे AWS सीक्रेट की वैल्यू। तो यहाँ पे मान लो कि आपकी ये कमांड है और ये गेट सीक्रेट वैल्यू है, रीजन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, सीक्रेट आईडी आपको देनी पड़ेगी, जो आप जब आप AWS सीक्रेट मैनेजर पे जाओगे और सीक्रेट क्रिएट करोगे तो उसकी जो आईडी बनेगी वो इस तरह से नेम आप दे सकते हो जैसे कि मैंने दिया है, वैसा हम आईडी क्रिएट करेंगे। उस आईडी में 3 सीक्रेट मेरे हैं, ठीक है। कौन से वाले? AWS एक्सेस की, AWS सीक्रेट एक्सेस की, AWS डिफॉल्ट की, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसको एक्सेस करके गिटहब इन्वायरमेंट में दे देंगे, ठीक है। अब ये रिप्लेस कर देगा उस वैल्यू को, पर हमें करना नहीं है, हम इसी सीक्रेट जो है AWS क्रेडेंशियल्स हैं वो हम गिटहब सीक्रेट से ही लेके आएंगे, ठीक है। अब आते हैं कि भाई वैलिडेट, जब आपने कॉन्फ़िगर कर दिया AWS क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर किया तो उसको वैलिडेट करना ज़रूरी बन जाता, अदरवाइज टेराफॉर्म कमांड फेल हो जाएगा। तो उससे पहले हम कॉन्फ़िगर करके ही चलेंगे। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हाँ AWS कॉन्फ़िगरेशन क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो AWS ST गेट कॉलर आइडेंटिटी, ये जो कमांड है आपको सक्सेस हो जाएगी, मीनिंग्स आपको एक कॉलर आइडेंटिटी रिटर्न करेगी, मीनिंग आपने AWS क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली कर लिया, ठीक है। अब हम टेराफॉर्म को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमने उबंटू का लेटेस्ट EMI को कंटेनर में डाला, मतलब एक कंटेनर क्रिएट किया है उबंटू
का कंटेनर हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो उबंटू के कंटेनर में टेराफॉर्म इंस्टॉल नहीं होगा, तो हम टेराफॉर्म को इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो कमांड है वो हम रन करेंगे और ऐसे हम टेराफॉर्म इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। टेराफॉर्म इंस्टॉल होने के बाद में हम टेराफॉर्म इनिट कमांड का एक स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप यहाँ देखो, मैंने एक स्पेसिफिक सेटिंग ऐड किया, वर्किंग डायरेक्टरी। हमारा टेराफॉर्म कोड जो है वो project_1 फोल्डर में है, तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा जब भी हम टेराफॉर्म कमांड रन करें तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो project1 हो। तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया वर्किंग डायरेक्टरी और अपनी डायरेक्टरी का नाम दे दिया। फिर हम उस डायरेक्टरी के अंदर ये दो कमांड रन कर देंगे। इनिट इनिशियलाइज कर लेगा, जो भी आपका प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर किया है उसकी प्लगिंग बैकएंड वो सब सेटअप करके आपको रेडी कर देगा। इनिट कमांड रेडी होने के बाद में हम टेराफॉर्म प्लान कमांड रन कराएंगे। हालांकि टेराफॉर्म प्लान कमांड इज़ नॉट नेसेसरी हियर, जरूरी नहीं है, लेकिन करना अच्छा है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लान में ही फेल हो जाएगा अपना कोड। और अप्लाई अगर प्लान नहीं करोगे तो अप्लाई भी प्लान कमांड पहले रन करता है, ठीक है। फिर हम टेराफॉर्म अप्लाई कमांड रन कर देंगे। अब टेराफॉर्म अप्लाई कमांड में हमने एक फ्लैग इनेबल किया है, ऑटो अप्रूव। जब आप ऑटोमेशन करते हो अपने टेराफॉर्म का, ठीक है, तो ये फ्लैग आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेशन आपका इनपुट का वेट नहीं करेगा। ये ऑटो अप्रूव क्या करता है कि जब आप रन करोगे तो आपसे कोई कंफर्मेशन नहीं पूछेगा कि यस, जो भी आपने स्क्रिप्ट बनाई है उसको मैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करूं या ना करूं। अगर आप नहीं लगाते हो तो वो पूछेगा और आपका ऑटोमेशन वेटिंग मोड में चला जाएगा यूज़र की अप्रूवल की। और आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैकएंड में होंगी तो आप उसमें वहाँ पे कोई इनपुट दे नहीं पाओगे। अच्छा, जब हमारे सारे रिसोर्स क्रिएट हो जाएं तो हम 6 से 7 मिनट वेटिंग करेंगे, ठीक है। और वो वेटिंग इसलिए करेंगे कि जब रिसोर्स डिप्लॉय होंगे तो थोड़ा टाइम लेगा एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के लिए, तो मेरे को भी टाइम मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करके बताना और क्या क्या रिसोर्स हमने क्रिएट किए वो भी AWS कंसोल पे बताना, ठीक है। और उसके बाद में हम टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड रन करेंगे, तो जो भी हमने इंस्टेंस डिप्लॉय किए उसको सब इंस्टेंस को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा एंड टू एंड फ्लो फॉर द रिक्वायरमेंट दैट हैज़ बीन आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर। अब चलते हैं हम इसको गिटहब को एक्शन को ट्रिगर करते हैं। तो ट्रिगर करने के लिए हम सबसे पहले कुछ चेंजेस कमिट करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी चेंज किए हैं। देखते हैं क्या चेंज हमने किया। हमने एक फाइल चेंज की है main.tf, गुड इनफ, ठीक है। ये हम गिटहब रिपोजिटरी में कमिट करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेंगे git add, फिर हम करेंगे git commit m ट्रिगर गिटहब डेमो, गिटहब CI/CD डेमो, ठीक है। ये हमने कमेंट डाला git push ओरिजिन मास्टर, ठीक है। ये आपने डाल दिया मास्टर में। अब हमने कमांड रन कर दी, ये हमारा कमिट चला गया है गिट रिपोजिटरी में। अब हम यहाँ गिट रिपोजिटरी में जाएंगे, एक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो एक एक्शन ऑलरेडी ट्रिगर हो रहा है, ट्रिगर गिटहब CI डेमो, यही कमिट आपने डाला था। अब इसमें आप ये हमारा नाम आ जाएगा और ये हमारे बिल्ड। तो हमारे यहाँ देखो हमने जो स्टेप्स लिखे थे वो 1 by 1 सक्सेस हुए हैं। टेराफॉर्म इनिट कमांड अभी रन कर रहे हैं, वो सक्सेस हो गया। प्लान कमांड इज एग्जीक्यूटिंग, प्लान कमांड भी सक्सेस हो गई, ठीक है। अब टेराफॉर्म कमांड अप्लाई, देखो ये टेराफॉर्म अप्लाई कमांड प्लान कमांड भी रन कर रही है। तो यहाँ पे ये देखो ये 11 टू ऐड, मीनिंग 11 रिसोर्स हम ऑल टोटल ऐड करेंगे, जो कि यहाँ पे रिसोर्स कुछ क्रिएट हो गए, कुछ अभी क्रिएटिंग मोड में है। अभी हमारा ALB क्रिएट हो गया, फिर ये APP ऑटो स्केलिंग ग्रुप अभी क्रिएटिंग मोड में है। अब जब तक ये क्रिएट कर रहा हम चलते हैं अपने AWS कंसोल पे। तो AWS कंसोल में हम जाएंगे EC2 में। EC2 में ही हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, EC2 में ही हमारा लॉन्च टेम्पलेट है एंड ASGP EC2 में ही है,
ठीक है। तो हम जहाँ जाएंगे हमारे EC2 के कंसोल पे। अब EC2 के कंसोल पे सबसे पहले हम चलते हैं लोड बैलेंसर पे। तो आप देखोगे यहाँ पे एक लोड बैलेंसर प्रोविजनिंग हो रहा है। उसका नाम हमने जो दिया था APP ही रखा है, VPCID ये है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगेगा प्रोविजन होने में। जब तक ये प्रोविजन होता है तब तक हम चलते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप में। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में हमारे पास एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब एक बार टेराफॉर्म देख लेते हैं कि हमारा एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। अभी भी हमारा देखो ALB अभी भी प्रोविजन हो रहा है। ऑटो स्केलिंग हमारा कंप्लीट हो गया। इंस्टेंस भी इसने लॉन्च कर दिया होगा। ओके, देखो इंस्टेंस भी इसने लॉन्च किया है। ये इंस्टेंस हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो अगर आप EC2 इंस्टेंस में जाओगे यहाँ तो आपको एक इंस्टेंस भी दिख जाएगा। ये देखो अभी इनिशियलाइजेशन हो रहा है, दैट्स फाइन, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन हो गया, यहाँ पे हमारा इंस्टेंस हो गया। और टारगेट ग्रुप में अगर आप जाओगे तो आपको एक टारगेट ग्रुप भी दिखेगा। ये टारगेट ग्रुप है यहाँ पे। अगर हाँ, हमने एक टारगेट ग्रुप भी हमने क्रिएट कर लिया। अब ऑटो स्केलिंग में जब आप जाओगे तो लॉन्च टेम्पलेट आपको दिखेगा। एक लॉन्च टेम्पलेट की ID जो कि यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये हो गया हमारा लॉन्च टेम्पलेट, ठीक है। ये लॉन्च टेम्पलेट ही हमारे क्रिएट हुआ जो रिसोर्स हमने ASG में डाला था, ठीक है। तो ये उसका टेम्पलेट टैग्स डिटेल्स सारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। एडवांस डिटेल हमने कुछ डाली नहीं है तो नहीं आएगी। ये हमारे यूज़र डेटा आ गया, पूरा का पूरा यूज़र डेटा ये रन होगा। बाकी भी जो भी कोई अगर एडवांस डिटेल आपने डाली हो जैसे IAM इंस्टेंस प्रोफाइल तो वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे लोड बैलेंसर में ये चेक करने की लोड बैलेंसर प्रोविजन हुआ कि नहीं हुआ। लोड बैलेंसर सक्सेसफुली प्रोविजन हो गया। अब इसकी यहाँ पे डिटेल हम देखेंगे। डिटेल में आप देखो ये DNS नेम है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक्सेस करेंगे अपनी एप्लीकेशन। तो देखते हैं अगर आपकी यूज़र डेटा जो आपने दिया है वो इंस्टॉल होने में टाइम ले सकता है। अगर वो इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाता है तो आप अपनी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो। अभी आप देखो हम वेटिंग मोड में चले गए हैं, 10 सेकंड के वेटिंग मोड में, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। इसको हम अभी क्लोज करते हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो ये लोड बैलेंसर हमारा हो गया। ये तो हमारी होगी पब्लिक एक्सेस, लाइक यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो अपने को अपने एप्लीकेशन कंटेनर को, ठीक है। और ये लोड बैलेंसर का ARN है। यहाँ पे लिसनर रूल्स आपको दिख जाएगा, एक होना चाहिए यहाँ पे, और ये है HTTP/AT, ठीक है। ये लिसनर रूल हो जाएगा। अब नेटवर्क रिसोर्स मैप इज़ द गुड वे टू चेक इट आउट, राइट। तो आप देखो हमारे पास एक लिसनर है। लिसनर के पास जैसे रिक्वेस्ट आएगी ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। हमने एक रूल डाला है फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप के पास जब रिक्वेस्ट आएगा तो ये जो है टारगेट ग्रुप उसकी रिक्वेस्ट को लेके EC2 इंस्टेंस को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। ये पूरा रिसोर्स मैप है। और यहाँ पे सिक्योरिटी आप देखो ये SG ग्रुप है जिसके अंदर हमने सिक्योरिटी डाला। हमने SG ग्रुप एक अलग टैब में खोल लेंगे। तो हम यहाँ जाएंगे इनबाउंड रूल चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का SG सिक्योरिटी ग्रुप है, उसमें हमने पोर्ट 80 डाल रखा है, ठीक है। ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, शायद अपना ना वेटिंग हो गया है इन। अब देखो हमने 1 मिनट वेटिंग किया ना, एक बार ट्राई करते हैं अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करने की, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन क्या होता है ना, कभी कभी ये यूज़र डेटा टाइम लगा देता है इंस्टॉलेशन, क्योंकि हमने दे रखा है डोकर इंस्टॉल करने के लिए। तो डोकर कभी कभी ना थोड़ा डिले होता है इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे अगर ये इंस्टेंस अभी भी नहीं आया तो हम इंस्टेंस को चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे स्टेटस चेक दोनों के दोनों ग्रीन होने चाहिए। और चेक करते हैं क्यों नहीं आया। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल F। ये टाइम लगता है एप्लीकेशन को, क्योंकि यहाँ पे ये एप्लीकेशन ASC के थ्रू मैनेज होगा, ठीक है। तो ये ऐसी देखो ये इंस्टेंस तो अपना है हेल्थी, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेंस मैनेजमेंट आ गया। इंस्टेंस मैनेजमेंट ये अपना हेल्थी इंस्टेंस है और ये आना चाहिए।
अब तक तो आ जाना है, लेकिन फिर भी अगर 1-2 मिनट लगेगा, लेकिन ये आ जाएगा। मोटा मोटी आप ये समझो कि आपका काम, हमने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब हमने एक लोड बैलेंसर भी हमने एक सेटअप कर लिया यहाँ से, ठीक है। ये लोड बैलेंसर एक्टिव हो गया, लोड बैलेंसर भी हमने सबमिट किया है, और ऑटो स्केलिंग हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमने बना लिया, और उसके थ्रू हमने इंस्टेंस भी डिप्लॉय कर लिया। हालांकि हमने इंस्टेंस डिप्लॉय की कोई रिसोर्स लिखे नहीं है, तो ऑटो स्केलिंग से ऑटोमेटिकली इंस्टेंस उसमें चला गया। यहाँ पे टारगेट ग्रुप देखो कि हमारे पास टारगेट ग्रुप भी है, हेल्थी इंस्टेंस इस टारगेट ग्रुप में एक बताएगा। ये इंस्टेंस आईडी है जो कि हेल्थी है, एडमिन नो ओवरराइडिंग या समथिंग, आप जो भी डिटेल यहाँ पे होगी वो दे देगा, ठीक। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 मिनट उसको लगते हैं कंप्लीट होने में। 3 मिनट तो हो गए, फिर भी नहीं आया, लेकिन आना चाहिए। एक बार फिर हम जाते हैं अपने लोड बैलेंसर पे। हमारी लोड बैलेंसर में ये हमारा लोड बैलेंसर हो गया, उसमें हम डालेंगे, ये आना चाहिए, बट नहीं आ रहा, मतलब कि आपका कंटेनर डिप्लॉय या तो नहीं हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी रिक्वायरमेंट हमने डाल रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, इंस्टेंस आना चाहिए कि हम यहाँ पे अपने टेराफॉर्म में चलते हैं। यहाँ पे आउटपुट देखो, हमने ये भी दे रखा है, इस यूआरएल को हम एक्सेस कर लेंगे क्योंकि सेम ही है, पर हम करेंगे इस यूआरएल को एक्सेस, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूएस ईस्ट 1, ओके। अब देखो हमारा एनजीनेक्स कंटेनर डिप्लॉय हो गया। जैसे मैंने बोला, थोड़ा कभी कभी टाइम लगता है क्योंकि हमने डोकर इंस्टॉलेशन के कोड भी डाल रखे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। तो अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से आप ये कॉपी करोगे तो ये यूआरएल और जो हमने प्रिंट करवाई है वो यूआरएल प्रीटी मच सेम ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एनजीनेक्स को एक्सेस कर लिया। दिस इज हाउ द एप्लीकेशन सक्सेसफुली डिप्लॉय, ठीक है। तो ये मोटा मोटा रिक्वायरमेंट है जो कि इंटरव्यूअर आपसे भी, अगर डेवऑप्स टेराफॉर्म का स्पेसिफिकली इंटरव्यू दे रहे हो तो वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब चलते हैं अपने CI/CD की तरफ। देखो 5 मिनट, हमने 6 मिनट का वेटिंग किया है यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, अगर सिंपल कंटेनर है तो इस ओके, हमने डोकर भी इंस्टॉल किया, जब डोकर इंस्टॉल करोगे तो डोकर वो इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें आपको थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमने अभी देखा, ठीक है। अब जैसे ही ये कंप्लीट होगा 6 मिनट, हमने जितने भी रिसोर्स हमने क्रिएट किए, टेराफॉर्म उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। लास्ट में हम एक चीज़ देख लेते हैं, सीक्रेट मैनेजर, ठीक है। तो सीक्रेट मैनेजर को आप क्या करोगे, सीक्रेट मैनेजर का आप सीक्रेट मैनेजर सर्च करो, वहाँ पे जाओ, यहाँ से आपको सिंपल सीक्रेट मैनेजर स्टोर ए न्यू सीक्रेट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट एक्चुअली जनरली इस फ्लो के हिसाब से काम नहीं करता। हाँ, अगर आपको किसी और वजह से कोई और एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए जो सीक्रेट मैनेजर से आप लाने चाह रहे हो तो हो सकता है। अब देखो हम यहाँ पे सारे रिसोर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यहाँ पे प्लान भी हमने कर लिया है कि 0 to 8, 0 to 10, 11 to डिस्ट्रॉय। अभी ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि EC2 तो बाद में जब ESC डिस्ट्रॉय होगा तब EC2 डिस्ट्रॉय होगा। तो लोड बैलेंसर में हम चलेंगे, देखते हैं कि लोड बैलेंसर इसने डिस्ट्रॉय किया कि नहीं किया। तो लोड बैलेंसर डिस्ट्रॉय हो गया। टारगेट ग्रुप में हम जाएंगे, टारगेट ग्रुप डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं, टारगेट ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी तो लोड बैलेंसर ही हुआ ना, टारगेट ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टेक थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ASG हम देखेंगे, ASG में कुछ डिस्ट्रॉय जैसा कुछ आ रहा, तो ASG अपडेटिंग कैपेसिटी, चलो ठीक है। तो ये था, ये कर लेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आप इसमें पूरा वेट करो। तो ये ओवरऑल फ्लो मैंने बता दिया है। और देखिए, आप अगर इस वीडियो को लाइक करें और चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आपकी सेवा में लाता रहूं, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में डालना होगा,
तभी अगर आप कमेंट डालोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मेरे को खुद को एनकरेज फील होगा कि दैट कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिस करना डेवऑप्स इंटरव्यू के या डेवऑप्स की कोई भी स्किल, तो आप कमेंट डालें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और गाइड भी करूंगा। अगर आप चाहते हो मुझे पर्सनल कांटेक्ट करना, तो आप मुझको ईमेल भी सेंड कर सकते हो। ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय फॉर नाउ।